राम या रावण? रावण को ही मानता हूँ। रावण को ही मानते हैं। मैं रावण को ही मानता हूँ क्योंकि रावण मेरे को अपने जैसा इंसान लगता है। मैं राम बन नहीं सकता, ना मैं राम बन पाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान से ना हम सीख बहुत कम पाते हैं, हम इंसान से सीखते हैं। जैसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, मैं हार्डकोर ट्रैवल वाले जोन पे हूँ, तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है पूरे साल भर में इतना पैसा आप कमा लें कि बेसिक से बेसिक छोटी कंट्री विदेश की आप घूमें बैकपैक करने के साथ खुद, और आप जो सीखेंगे ना वो कोई किताब, कोई मेंटर, कोई स्कूल, कोई इंसान आपको नहीं सिखा पाए। आप कभी भी कोई चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आप हारते नहीं है ना तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो जब कभी भी एक एंटरप्रेन्योर हार रहा होता है, तो जो हार के बाद सबसे ज़्यादा उस मिस्टेक से लर्न कर रहा होता है, वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वाली कैटेगरी में आता है, और वो बार बार हारता है। बचपन की बात है, स्कूल में प्रयोगशालाएं हुआ करती थी। प्रयोगशाला जहां हम प्रयोग कर सकें, शायद वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं। वो नए प्रयोग जो हमारे समाज के लिए कुछ नया लेके आए, वो नए प्रयोग जो कुछ लोग करके इस समाज में अपना जो एक नया नाम कमा रहे हैं। इसी क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं नितिन शर्मा। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो नितिन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये ग्राफोलॉजिस्ट हैं, यानी कि सिग्नेचर देख के आदमी का भूत, भविष्य और वर्तमान बताने की क्षमता रखते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि पहले से पाम रीडिंग हुआ करती थी या नक्षत्र विज्ञान हुआ करता था। कुछ इसी तरह का विज्ञान कहें या क्या कुछ कहें, तो क्या कहेंगे हम अगर इस आपकी इस कला को, अगर आपकी इस ग्राफोलॉजी को अगर हम देखें? बेसिकली ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग के पीछे छुपी हुई साइंस के बारे में बताता है कि जैसे किसी इंसान ने तीखा लेटर लिखा है तो उसका खान पान कैसा होगा, या उसकी हेल्थ कैसी होगी, या उसको ज़्यादा गुस्सा आता होगा या नहीं आता होगा। तो जब हम कभी भी किसी भी इंसान के अलग अलग टाइप के लेटर्स देखते हैं, उसके सिग्नेचर्स में अलग अलग चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लूप्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि ये इंसान इतने प्रेशर के साथ लिख रहा है तो अभी इसकी मनस्थिति क्या होगी, या इस इंसान ने बचपन में इस तरह का अपने पहले लेटर को तोड़ दिया, काट दिया है, तो उसके परिवार में कैसा माहौल रहा होगा, कि इसके परिवार में माता पिता झगड़ते होंगे या साथ में किस तरह का बर्ताव करते होंगे, कि बच्चे की मनस्थिति पे यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड पे फ़र्क कैसा रहा। तो हम उसके माइंड को रीड कर पाते हैं और उसके बचपन को और उसके फ्यूचर को, उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट को मैप कर पाते हैं, उसकी हैंड राइटिंग, उसकी लिखी लिपि को देख के। तो ये शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि स्टार्टअप्स हमने बहुत सारे देखे। हमने देखा कि किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने कोई व्यवसाय बनाया, किसी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन इसको बिजनेस मॉड्यूल पे लाना और इसको अपना पूरी लाइफ देना, मतलब ये कैसे हो पाया? मतलब लॉकडाउन से पहले हम इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ बनाते थे, तो हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था, बट जैसे ही हम ऑर्डर के लिए साइनिंग करने 2 दिन के बाद जा ही रहे थे, तो उसके 1 दिन पहले कोरोना आ गया। तो जो सज्जन थे उन्होंने बताया कि अब तो कोरोना आ गया है और हमें पता नहीं कि बीमारी कब तक चलेगी, तो अभी तो फ़िलहाल हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एकदम से ऐसा होता है कि आपको लाखों रुपए मिलने वाले हैं और आपको लग रहा है कि अब आपका जो इतनी मेहनत है वो पूरी हो गई है, लेकिन एकदम से एक साइन से पहले जस्ट कोरोना हिट कर गया और वो डील चले गई हाथ से, और वो बिज़नेस भी कहीं ना कहीं शट डाउन हो गया। तो ऐसे ही मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो मेरी मदर मेरे को बोल रही थी कि आप क्या करोगे, क्या प्लानिंग होगी, क्या चीज़ें रहेंगी फ्यूचर में, क्या होगा, क्यों छोड़ी जॉब, या जॉब कर लेते तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो मैं बार बार उनकी बातें सुन के एक ही तरह का सिग्नेचर अपनी नोटबुक पे बना रहा था। तो मैंने जब इतने सारे टाइप के सिग्नेचर जो कि लगभग सेम थे और उनको बनाते हुए देखा, तो मेरे को ये समझ में आया, या मेरे को ये फील हुआ कि एक ही तरह का चीज़ मैंने बार बार क्यों बनाया, इसके पीछे का साइंस या रीज़न क्या है। एक होता है ना, आप जब कभी प्रॉब्लम के समय कोई चीज़ आपके दिमाग में अटक जाती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर मैंने उस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी आई कि कोई अपना लेटर बड़ा लिखता है, कोई छोटा लिखता है, कोई बीच से काटता है, कोई ऊपर से काटता है, किसी के नीचे एक लाइन है, किसी के बीच में एक लाइन है, इसके क्या क्या मतलब या मायने होंगे। तो मैंने बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे यूट्यूब पॉडकास्ट, बहुत सारे अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट को पढ़ा, लिखा, समझा,
और मैंने ऐसे ही एक दिन फेसबुक पे डाल दिया कि मैं इस तरह की चीज़ कर सकता हूँ और आपके बारे में बता सकता हूँ, आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अपने बारे में पता चले तो आप आइए। तो 22 लोग आए थे उस दिन, मुझे आज भी याद है। उसमें से मेरे एक सर थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो मैंने उनके बारे में भी बताया था। तो लार्जली 90% आंसर्स बहुत अच्छे थे। तो फिर मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा है कि अब कुछ और नया कर सकते हैं, इसमें और डीप जा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो मैंने पढ़ाई लिखाई उसमें और ज़्यादा डीपली शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे सिलसिला मतलब आगे बढ़ता रहा है। भगवान को मानते हो? राम भगवान या पुरुषों में उत्तम है, लेकिन रावण एक इंसान है। तो मुझे रावण में सीखने का बहुत कुछ समझ में आता है, पर राम से मैं क्या सीखूं और उसको कैसे अप्लाई करूं इतनी बदलती हुई दुनिया में, खासकर जिसको हम कलयुग कहते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि राम बहुत एक्सट्रीम में ऑपरेट नहीं होते, रावण बहुत एक्सट्रीम में ऑपरेट होता है कि कोई भी काम करेगा तो उसको पूरा मतलब 100% देके करेगा और अपनी क्षमताओं को बहुत अलग तरह से इस्तेमाल करता है। मतलब भोग भी है, भूख भी है, तो एक्सट्रीम में है। और वो एक्सट्रीम हमारे लाइफ में है। मतलब मैं हूँ इस तरह का इंसान कि कोई भी काम करा तो उसको बिल्कुल टूट के बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे करना। तो मैं रावण को मानता हूँ। राम या रावण? रावण को ही मानता हूँ। रावण को ही मानते हैं। मैं रावण को ही मानता हूँ क्योंकि रावण मेरे को अपने जैसा इंसान लगता है। मैं राम बन नहीं सकता, ना मैं राम बन पाऊंगा। तो रावण से मैं कनेक्ट। रावण अपने जैसा क्यों लगता है? रावण अपने जैसा इसलिए लगता है कि रावण में भी कुछ कमियां हैं, मुझ में भी हैं। अच्छा। राम में कमियां कहाँ हैं? राम तो हर चीज़ में अच्छे हैं। कि यार एक ही वाइफ या एक ही लड़की के साथ गए और प्रजा का सब कुछ ध्यान रखा, खुद को कम कराए। मतलब मैंने बहुत सही बात, वयम रक्षामः जो किताब है जो रावण के बारे में लिखी गई, जी आचार्य चतुर्सेन के बारे में लिखी है वयम रक्षामः। उसमें एक बात लिखी थी कि जितनी बार राम बैटल कर रहे हैं रावण के साथ, वो खुद को ना बहुत कम कर ले रहे हैं कि नहीं सुग्रीव आप बताओ, नहीं विभीषण आप बताओ, नहीं हनुमान आप बताओ कैसे करेंगे, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं आपके साथ हूँ, चलो ठीक है तुम्हें लग रहा है तो मैं करते चलूँगा। लेकिन रावण ऐसा नहीं है। रावण ऐसा है कि ये नई चीज़ हमें करनी है, सबके साथ निर्णय लिया जाएगा लेकिन ये नई चीज़ हम करके आएंगे। जैसे वो बोलता था कि राक्षस संस्कृति को लेके आएंगे, वयम रक्षामः का मतलब यही है कि एक ही जाति होगी, मल्टीपल जाति का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि लोग टूट जाते हैं। तो रावण में जो भूख दिखती है मेरे को, नीचे से ऊपर जाने वाली, सब कुछ पाने वाली, मतलब सब कुछ मेरा होगा, मुझे लगता है मैं भी ऐसा ही हूँ। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए मगर मैं बात करूँ एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या ज़रूरी है इस वक्त कि बहुत लोग उससे सुझाव लेके काम करें या अपने मन पे जो आ रहा है वो काम करें? मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ना फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप कभी भी कोई चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आप हारते नहीं है ना तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो जब कभी भी एक एंटरप्रेन्योर हार रहा होता है तो जो हार के बाद सबसे ज़्यादा उस मिस्टेक से लर्न कर रहा होता है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वाली कैटेगरी में आता है और वो बार बार हारता है, हर बार हारता है। तो रावण में मैंने देखा कि वो बार बार हारा लेकिन फिर उड़ जा रहा है। उन्होंने शिव को शिव का नाम दिया, उससे पहले वो रुद्र के नाम से जाना चाहते थे। तो वो हारा रुद्र से, ये कह के कि रुद्र को हरा दूंगा, लेकिन वो हारा रुद्र से, फिर उनकी भक्ति में इतना लीन हुआ कि उनको नया नाम दिया और उनका सबसे बड़ा भक्त उभर के आया। मुझे लगता है कि लाइफ में जब हम हार रहे होते हैं ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं, बट मैं सबसे ज़्यादा हारा हुआ हूँ फिलहाल। 2016 में मैंने कॉलेज पास आउट करा, उसके बाद से मल्टीपल मैंने चीज़ें करी हैं और उसमें लार्जली मैंने फेलियर्स देखे हैं। लेकिन वो फेलियर से मैं समझ पाया हूँ कि ये काम मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। मतलब एफिशिएंसी मेरी ऊपर गई है। लेकिन मुझे मिस्टेक्स बहुत पसंद है। मैं आज भी बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल तरीके से काम करता हूँ। लोग परेशान हो जाते हैं मेरे साथ कि ऐसी अटपटी बातें क्यों कर रहा है, या इसने प्लानिंग चेंज कर दी, कल तो ये कह रहा था आज ये कह रहा है। तो बहुत ज़्यादा लोग मेरे साथ कंफर्टेबल हो नहीं पाते मेरे वर्किंग स्टाइल में। लेकिन हाँ, जिनको पता होता है कि ये ऐसी बात क्यों कह रहा है, उसके मायने हैं। तो मेरे को लगता है कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ में मिस्टेक और पर्पस दोनों बहुत ज़रूरी होता है। पर्पस ना एक खाने में नमक की तरह होता है। खाना आप कितना ही टेस्टी बना लो, नमक नहीं है ना तो उसमें कोई सेंस बनता नहीं। वैसे ही बिजनेस करने वाले इंसान में और जो एंटरप्रेन्योर होता है, मेरे हिसाब से उसमें स्लाइटली डिफरेंस ये है कि उसको पता होता है कि नमक किस प्रोपोर्शन में डालना है। मतलब पर्पस क्या है, क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे मैं एक तरीके से हल्द्वानी में चलने वाले बिजनेस को और कहीं ना कहीं पेटीएम को एक लेवल पे नहीं देखता, या बिजनेस को या पेटीएम को एक लेवल में। पेटीएम ने जेन्युइनली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। क्या रात को भी अगर 12 बजे रिचार्ज चाहिए
तो पेटीएम से आप रिचार्ज करवा लो, वो भी सस्ते दाम पे या सेम दाम पे। तो ये एक प्रॉब्लम फाइंडिंग है। ऐसी प्रॉब्लम फाइंड करते रहने में मेरी लाइफ कहीं ना कहीं कोरिलेट होती है। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि यार ये काम ना ऐसे एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे बेहतर कर लो। जैसे अभी भी हम फ्रेम देख रहे थे, तो फ्रेम ये नहीं, ये हो सकता है, ये बेहतर होगा, ये कम है। इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आती हैं। ईजा को पता लग गया, ईजा मतलब मम्मी, हाँ कि बेटा राम को नहीं रावण को मान रहा है, तो क्या होगा? मतलब मेरी माँ तो ऑफ कोर्स राम को ही मानेगी और यही चाहेगी कि मैं राम को मानूं। हाँ। लेकिन क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में मैंने 4 नाम लिखे थे, उसमें से पहला नाम रावण का ही था। तो मैं रावण पे अभी तक फ़िलहाल 3 किताब पढ़ चुका हूँ। तो मुझे बहुत इंस्पायर करता है वो आदमी, कि जैसे वो जिस तरह से वो उठा, उसने अपने स्टेप ब्रदर अपने कुबेर को ही जीता। उसके जो नाना थे बहुत ख़तरनाक तरह के इंसान थे, सुमाली। उसके और भी नाना रहे हैं, लेकिन सुमाली उसमें से सबसे बेहतरीन इंसान रहे हैं, जिसने उनको पढ़ाया लिखाया समझाया, इस लायक बनाया कि तू विजय करेगा। तेरी फिर से जो सोने की लंका हम खो चुके हैं, जो देवों के हाथ में है अब, वो तो फिर से विजय करेगा। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ तो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होगी अगर वो सुनेगी, और सुनेगी ज़रूर इन चीज़ों को, तो उनको लगेगा कि ये क्या, मेरा लड़का शायद गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। तो वयम रक्षामः की आपने बात की, तो उसमें सबसे अच्छा अंतरा क्या लगा, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? यार सबसे अच्छी चीज़, ऐसे तो करे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं उस किताब में, सबको पढ़नी चाहिए वो किताब। बहुत एक डिफ़िकल्ट किताब है। मैं हिंदी में ज़्यादा किताब पढ़ता तो हूँ नहीं, लेकिन पहली किताब मैंने इस तरह से पढ़ी हिंदी में, वो भी इतनी टिपिकल, और तो मुझे 1 साल लग गया उस किताब को कंप्लीट करने में। मान सकता हूँ कि मैं उसमें कम रह गया, जल्दी भी कर सकते हैं आप लोग कंप्लीट, लेकिन उसमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीके से रावण खुद को सबसे निचले स्तर पे भी सबसे बड़ा आदमी कंसिडर करता है, कि नीचे भी है, खाने के लिए पैसे नहीं है, पर फिर भी उसके अंदर एक भूख, एक आग है और एक पर्पज़ है कि मैं सबसे बड़ा नाम बनाऊंगा। मुझे वो भूख बहुत पसंद आती है, कि ज़ीरो से हीरो बनने वाली, कि कुछ भी नहीं है फिर भी अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मदर कहती है ना, कि कचड़े का डब्बा भी हर 12-14 साल में बदलता है, तो तुम्हारी किस्मत भी एक दिन पलटेगी। तो वो रावण बचपन से बिल्कुल कुछ नहीं है, सब मार रहे हैं, कुछ और रहे हैं, उसकी गलतियाँ निकाल रहे हैं, फिर भी कह रहा है कि बड़ा बनूंगा। तो मुझे ये थॉट बहुत पसंद आता है, कि एटलीस्ट अपने बारे में खुद को बड़ा मानना। अब आप कहो ना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खुद को मानो तो सही, एटलीस्ट वो रावण में है। तो ये बात बहुत इंस्पायर करती है मुझे, कि रावण में भूख बहुत हाई है, कभी भी किसी को अपने से ऊपर मानता ही नहीं है वो। मतलब ऑल्दो ये ईगो या घमंड भी आ जाता है, लेकिन अगर आप इसको बैटल में लें कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, तो ये बहुत अच्छी आग है हमेशा आगे बढ़ने के लिए। तो आप ग्राफोलॉजिस्ट हैं और सिग्नेचर देख के आदमी के बारे में बताते हैं, उसके बाद उसका निवारण भी करते हैं। यानी कि कुछ दिक्कत, कोई परेशानी, अगर किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, किसी को उभरने की ज़रूरत है, तो आप वो भी देते हैं। तो इन सभी के बीच में आपको ऐसा क्या लगा कि इस आदमी को हीलिंग की ज़रूरत है और मुझे ये देनी चाहिए, और बावजूद आप एक छोटे शहर से आते हैं, एक ऐसे शहर से आते हैं जो अभी प्रगतिशील है, मतलब जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अभी आगे बढ़ा नहीं है, उस जगह पे रह के देश विदेश तक काम करना, पूरे भारत में काम करना, अलग अलग जगह, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग राज्यों तक अपनी बात को पहुंचाना कितना डिफिकल्ट है, और वो चीज़ क्या है जिससे आप फील कर पाते हैं लोगों को? मुझे ना ऐसी चीज़ें बड़ी इंस्पायर करती हैं जो मेरे से आगे की हों। जैसे आप मेरे को बोलो कि ये काम कर लो, और मुझे लगता है कि अगर ये काम मेरे अलावा 10 लोग कर सकते हैं, तो मैं वहाँ वो काम नहीं करूँगा। मुझे ऐसी प्रॉब्लम को हिट करने में बहुत मज़ा आता है जहाँ पे लार्जली लोग फेल हो जाएं। वहाँ पे मेरे को अपना अस्तित्व दिखता है कि मैं ये काम कर लूँगा। तो जैसे कोई बोले कि यार किसी मुंबई में बैठे इंसान को ये एग्री कराना है कि आपके हैंडराइटिंग और आपके सिग्नेचर से ये 10 बातें मैंने कंक्लूड करी, और अब आप मुझसे हीलिंग लो, तो लार्जली डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मेरा हीलिंग में कोई पिछला कोई गहरा बड़ा नाता नहीं है। मेरे घर परिवार में या लोग में ऐसा कोई पैतृक हमारा चल नहीं रहा है। लेकिन मैं इस बात से कनेक्ट होता हूँ कि मुझे इस इंसान की इस प्रॉब्लम को समझ में आ गया, और मैं इसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ला सकता हूँ। क्योंकि मैं खुद भी जब आज से 5-7 साल पहले जब मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था, तो मैं किसी जॉब में बैठा नहीं था, तो मेरे पास वो ऑप्शन किल हो गया, मेरा विदेश में सिलेक्शन रुक गया, मैं वो कर नहीं पाया। तो एक तरह से मुझे फेलियर वाला फीलिंग आ रहा था कि यार अब मैं क्या करूँगा। मेरा ब्रेकअप भी हो गया था उस वक्त, तो मेरे को ऐसा फेलियर वाला फील आता था कि यार अब क्या होगा मेरी लाइफ में। तो मैं खुद उस पीरियड से जा रहा था, मेरे पास कोई ऐसा सहारा या कोई ऐसा मेंटर या कोई ऐसा इंसान था नहीं जो मेरे को बोले कि तू उस प्रॉब्लम से ना ऐसे बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे मैंने उसको खुद अप्लाई करके सीखा है। तो 3-4 साल में जो मैंने सीखा, उस सीखने को जब मैंने अप्लाई करा, उस अप्लाई से जो मैं बदला,
उस बदलाव को मैंने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। तो मुझे पता रहता है कि ये इंसान की ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ये इंसान अपने ब्रेकअप से इस तरह से मूव नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं दूसरों को समझाने की जो कला है उसको मैंने इतनी मेहनत, इतनी प्रैक्टिस करी है और आज भी कर रहा हूँ और हमेशा करूँगा, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने उनको भी दिखाया ये शीशा कि कैसे आप अपने को बेहतर बना सकते हैं मेरे हेल्प के थ्रू, और उससे कहीं ना कहीं मेरी लाइवलीहुड भी चली। तो धीरे धीरे वो अभी हम लगभग हर स्टेट ऑफ इंडिया में हैं और हम अब्रॉड में दुबई, यूरोप की कुछ कंट्रीज़, यूएस और कनाडा कवर करते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी लगती है और आगे हमारा फ्यूचरिस्टिक थॉट है कि कैसे एट स्केल इसको बड़े पैमाने पे हम सॉल्व करें। तो हम उसके बारे में आज से ही सोचते हैं कि करना है अगले 2 साल में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, और परेशानी भी है। जब हमें कोई रिश्तों की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये केस बहुत ज़्यादा आता है। वो केस कभी देखने को मिला? हाँ बहुत यार, मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस हैं जहाँ पे मेल या फीमेल अपने पार्टनर के साथ ना होके। देखिए, कभी भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, तो वो सिर्फ एक नीड के आधार पे या एक चीज़ नहीं हो पा रही उससे नहीं होता, उसमें बहुत मल्टीपल रीजंस रहे होते हैं और ये नंबर बढ़ेगा। इसको आप या मैं कम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का फोकस, लोगों का खुद पे स्थिरता, जो एक इंटरनल बैलेंस है, वो समय के साथ कम हो रहा है। क्योंकि आप फेसबुक जैसी कंपनीज या इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स या टूल्स को चलाते हो। फेसबुक एक डेटा ड्रिवन कंपनी नहीं, फेसबुक एक प्योर साइकोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। वो आपको 100% एडिक्ट करना जानती है, मतलब वो एडिक्शन की पराकाष्ठा है, एक तरह से आप ये समझ लो। तो फेसबुक को पता है कि आपके अंदर के इंटरनल बैलेंस को कैसे तोड़ना है, क्योंकि उसने इन्फाइनाइट आपके स्क्रॉलिंग का फंडा लेके आए हैं वो। तो अगर कोई इंसान इन्फाइनाइट स्क्रॉल करता है तो उसके दिमाग में डोपामीन हिट्स होते हैं, मतलब वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे अभी उसको यहाँ पे कुछ अच्छा खाना मिला तो क्या खा लेते हैं, फिर कुछ और में कुछ कहीं जाने का प्लान बना, हाँ कर लेते हैं। तो ऐसे आपको डोपामीन मतलब इंस्टेंटली खुशी ज़्यादा मिलने लग गई। अब किसी इंसान को किसी इंसान के साथ इंस्टेंट खुशी नहीं मिल रही, उसका व्यवहार सही नहीं लग रहा, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं और अपने आप को खोजने लगेगा कि कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मेरे साथ समय बिताए, कोई मेरे को अच्छा फील कराए, गिफ्ट्स दे या सब। और जो शादी होती है वो बहुत बोरिंग काम है। शादी बिल्कुल दाल भात की तरह होता है, सबसे कम तड़कीला भड़कीला खाना जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करे। तो शादी बिल्कुल ऐसी ही होती है, बहुत ही बोरिंग। लेकिन अगर जो इंसान एक दूसरे को लेकर हाईली, एक दूसरे को लेकर इंटू रहते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन जब आजकल के समय जो लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा है और आप किसी भी इंसान से और मिल सकते हो, बात कर सकते हो, घूम सकते हो, तो किसी और का अच्छा लगने के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हैं, पहुंचने के चांसेस भी ज़्यादा, और इंटरनल बैलेंस भी वीक हो गया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत है या सही है? गलत और सही कुछ भी नहीं होता यार। क्यों? सबके अपने अपनी तरीके हैं जीने के। किसी को लगता है कि वो डिवोर्स नहीं दे सकती और उसके हस्बैंड को ये बात नहीं पता चलेगी और वो एक सर्टेन टाइप की नीड कहीं और फुलफ़िल कर सकती है, तो उस समय उस पॉइंट के लिए उसके लिए सही रहा होगा। उसके बाद वो भले उस बात पे रिग्रेट कर सकती है ज़िंदगी भर। सेम गोज़ विथ मैन। लेकिन लड़की जिस तरह सोचती है आदमी वैसे नहीं सोचता। लड़की को रिग्रेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आदमी अलग तरीके से प्रोग्राम्ड है, तो उसको शायद ना भी हो रिग्रेट। तो मुझे लगता है कि गलत या सही कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये नंबर में बढ़ा तो आप ख़राब इन जनरल होंगे ही होंगे। क्योंकि जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं, उस इंसान को अगर आप वो तवज्जो या वो चीज़ें, वो फीलिंग, वो अफेक्शन नहीं दे रहे हैं और किसी और को देने लग गए, तो फिर अगर आपके कल के दिन बच्चे हुए तो वो भी ये सीखेंगे। और इन जनरल जो लोग आएंगे वो क्या बोलेंगे कि समय के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी नहीं कर रहे। फ्रांस में यही होता है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये होता है कि शादी नहीं करनी है। जब एक इंसान के साथ मुझे अच्छा लग रहा है, बिना शादी के साथ भी मैं इसके साथ रह सकता हूँ। मुझे लगता है आज से 50 साल बाद हो सकता है भारत में भी यही काम हो रहा हो, जो भारत की संस्कृति और तौर तरीके कल्चर के जस्ट अगेंस्ट है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप किसी के साथ हैं और उसके साथ डेडिकेटेडली नहीं रह रहे हैं, तो उसके साथ मूव आउट कर जाइए, डिवोर्स दे दीजिए, और फिर उसके बाद अगर आपको किसी के साथ अफेयर रखना है या अपने रिलेशनशिप में आना है तो आप वो करिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। लेकिन हम एकदम से ही नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ गलत या सही है, क्योंकि उन लोगों के लिए तो सही रही होगी उस समय में, भले बाद में वो गलत हो, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। 2017-18 की बात है जब हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ। और उस वक्त एक दूसरे से इतना परिचय भी नहीं था। तो एक दिन सुबह मैंने अखबार पे देखा कि कहीं आप फॉरेन कंट्री पे जा रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी ने आपको बुलाया है और वहाँ पर आप बच्चों को
ट्रेनिंग देंगे, उस बारे में कुछ बताओ। यार मैं ना जब घर पे बैठा रहता था तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता था 2017 के आसपास। तो एक यूथ अपॉर्चुनिटीज़ करके बांग्लादेश की कंपनी है, वो नए नए तरह की इंटर्नशिप्स के लिए अलग अलग कंट्रीज से लोगों को जोड़ने का एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था। तो क्या करते थे कि जैसे यूरोप में इस चीज़ की अगर कोई इंटर्नशिप आ गई तो ये 50 लोग अलग अलग कंट्री से जुड़ के यहाँ जाएं, यही जगह है, ये संस्था है जो पैसे देगी, वो बस एक थर्ड पार्टी चीज़ है जो आपको जुड़ाएगी उन लोगों से। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने रेज्यूमेज, अपनी चीज़ें, इंटरव्यूज़ दिए और यूरोप में एक जगह में सेलेक्ट हो गया। तो मैं वहाँ गया, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से मिला, तौर तरीके देखे, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितने ओपन माइंडेड हैं, क्यों इस तरीके से सोचते हैं। वहाँ पे बहुत ही अलग कल्चर है, मतलब कोई भारतीय अगर वहाँ जाएगा तो शुरू में उसको एडजस्ट नहीं हो पाएगा। मैं खुद काफ़ी हद तक ओपन माइंडेड लोगों में अपने आप को कंसिडर करता हूँ, वहाँ मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत छोटा सोचता हूँ। तो वो चीज़ एक्साइटिंग शुरू में बहुत ही ज़्यादा है। और जब मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, मैं यूक्रेनियन फैमिली के साथ रहा, वही मुझे खाना खिलाते थे, वही मुझे स्कूल्स तक लेके जाते थे। मैं 6 स्कूल्स में वहाँ पे पढ़ाया करता था, फ़न और इंटरेक्टिव वे में, गेम्स के फॉर्म में, कि अंग्रेजी कैसे बच्चों को सिखाई जाए। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे अच्छे इमोशनल एक्सपीरियंसेस हुए। आज भी मैं उन लोगों से बात करता हूँ। मैं यूक्रेन में रहा था और आज भी जो फैमिलीज़ वहाँ पे सफ़र कर रही हैं, मैं रेगुलर उनके साथ टच में हूँ और वो सेफ़ हैं, ये बात अच्छी है। लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से मिलना, उनकी सोच को समझना कि कोई क्या है, कैसा है, आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग होता है। और मैं बहुत जल्दी वो एक्सपीरियंस ले गया। अमूमन इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं कि भारतीय फैमिली में हम जैसे मिडिल क्लास ग्राउंड से कोई आए हुए लोग चले जाते हैं। ऑल्दो वो सब कुछ स्कॉलरशिप बेस्ड था तो कोई दिक्कत आई नहीं। बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। मैं हार्डकोर ट्रैवल वाले जोन पे हूँ, तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है पूरे साल भर में इतना पैसा आप कमा लें कि बेसिक से बेसिक छोटी कंट्री विदेश की आप घूमें बैकपैक करने के साथ खुद, और आप जो सीखेंगे ना वो कोई किताब, कोई मेंटर, कोई स्कूल, कोई इंसान आपको नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया अभी आपने? मैंने मलेशिया ट्रैवल करा है, बैंकॉक ट्रैवल करा है, यूरोप में यूक्रेन और मोरक्को ट्रैवल करा है। ये 4 कंट्रीज़ में अभी तक ट्रैवल कर पाया हूँ। और इंडिया में? और इंडिया में मैं लगभग 70% स्टेट्स घूमा हूँ। मैं हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, राजस्थान, पंजाब घूमा हूँ। बस मैं कोलकाता नहीं घूमा हूँ और मुझे कोलकाता जाना है बहुत जल्द। मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ कोलकाता से। बहुत साल से मैंने प्लान करा था, कोरोना के पहले से। तो अब देखें इस साल अगर प्रोग्राम बनता है। और साथ ही साथ विदेश में जो कंट्री में जाना है वो ब्राज़ील, मेरे को घूमने का बहुत मन है। तो हमारे वहाँ एक संत हुए, नीम करौली बाबा। हाँ, उनसे हुआ कभी जुड़ाव? हाँ, मैं नीम करौली बाबा, मेरे को ऐसा लगता है कि जब इंसान भगवान में या किसी भी इंसान में या बाबा में तब मानता है जब वो प्रॉब्लम में होता है और प्रॉब्लम के बाद वो एनर्जी उनको सोल्यूशन दे दे। तो जब हम होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस में काम कर रहे थे तो हम अराउंडिश 100-120 लोगों के पास, यानी कि 100-120 विधायकों के पास जा चुके थे और किसी ने भी हाँ नहीं करा था। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, पैसे ख़त्म हो चुके थे, जो पिछले हीलिंग से हमने पैसे जमा कर रखे थे, उसके बाद बिल्कुल भी पैसा बचा नहीं था, उधार ही लिया था हमने मयंक भाई से, और बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो किसी ने हमें सजेस्ट करा कि आप एक बार वहाँ जाइए। उससे पहले तो मैं नहीं मानता था, लेकिन किसी ने सजेस्ट भी करा हमें, और साथ ही साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेटफ्लिक्स पे जिसमें हनुमान दास ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। 3 लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए, हनुमान दास, भगवान दास, कृष्णा दास, जिनके नाम अंग्रेज में कुछ थे और नीम करौली बाबा जी ने उनके नाम चेंज करवाए। और वही हैं जिन्होंने स्टीव जॉब्स को भी बताया था कि आप नीम करौली बाबा के पास जाएं और आपकी एप्पल कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ पे आएगी। एप्पल कंपनी तो थी नहीं, वो बचपन में ही आ गए थे स्टीव जॉब्स। तो तब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी और उस दिन पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि वो नीम करौली बाबा जी महाराज जी मेरे सपने में आ गए। और फिर मुझे लगा कि चलिए एक बार यहाँ जाने दे। तो मैंने एक बार मेनका से डिस्कस करा कि आप चलते हैं सब लोगों के साथ। तो जब हम गए वहाँ पे हमने मत्था तर टेका, उसके जस्ट 2 दिन बाद हमारी पहली डील आ गई। अब ये इत्तेफाक है, पावर है, मैं अभी इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन अब मैं उनको मानता हूँ। तो रोज़ मैं जो जर्नलिंग करता हूँ, रोज़ अपनी किताब में जो राइटिंग करता हूँ, उसमें हर दिन मैं नीम करौली बाबा जी को धन्यवाद ज़रूर करता हूँ कि उनकी वजह से जो भी हो पाया। हमने उत्तराखंड में पहली ऐसी एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा हिस्ट्री में, जो आज से पहले कभी नहीं इंट्रोड्यूस करी थी, और वो सक्सेसफुली हुई। और जब हम ये गाड़ी का कर रहे थे तो हमारे पास 8 गाड़ियों के और ऑर्डर आए जो हम नहीं पूरे कर पाए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि 8 अलग अलग और विधायकों ने बोला कि आप हमारे लिए भी काम करिए। तो मैं कहीं ना कहीं नीम करौली बाबा जी के लिए कुछ एक बड़ा फंक्शन या कुछ आने वाले समय में उनको रिवाइव करना चाहता हूँ वाया होलोग्राम, और ये मेरे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो
आप सभी लोग का साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी। और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। मैं हनुमान दास, कृष्णा दास के भजन सुनता हूँ। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल के वो इंसान हैं। हम बीच में कोशिश भी कर रहे थे कि कृष्णा दास से मिलना हो या उनको यहाँ बुलाना हो, लेकिन उनका स्केड्यूल बहुत टाइट है। और हनुमान दास को भी मैं रेगुलरली सुनता हूँ, बहुत ही एनलाइटेड लोग हैं और इन पे बहुत कृपा रही है नीम करौली बाबा जी। और जो लोग होलोग्राफ का जो प्रोजेक्शन है उसे नहीं जानते, हाँ उनको हम बता दें कि एक आदमी का वर्चुअल रूप जी जो दूर रह के भी हम जिसे देख सकते जी। हैं। और इस बीच जब इलेक्शंस हुए थे, हम भी इलेक्शंस के दौरान जब फील्ड में कवरेज करने गए हुए थे, तो हमें भी बहुत जगह वैन देखी। यानी कि जी। कोई नेता अगर किसी चौराहे पर भाषण देने नहीं आ सकता तो जी। उसे आप वहां ला सकते हैं, करेक्ट ना होते हुए भी। करेक्ट, ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। ये सबसे आसान भाषा में सबसे अच्छा डेफिनेशन दिया है। इससे पहले ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर इससे पहले पाया। हमने देखा था केवल मोदी जी का, हाँ कि मोदी जी एकदम जी। से प्रकट स्टेज जी, पे हो रहे हैं और जी। एकदम से गायब हो जा रहे हैं, Correct, और correct. लग रहा है कि मोदी जी खड़े हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात। तो उसका एक हल्द्वानी लेवल पे, उत्तराखंड लेवल पे हमने सबसे पहला ऐसा काम करा। और हमने 3 विधानसभाओं में काम करा था अभी, और बहुत एक्सपीरियंस आया। तो हम सोचते हैं कि और बड़ी बड़ी जगहों पे कैसे इस चीज़ को ले जा सकते हैं, इसके बारे में। जनरलिंग बता रहे थे हमारे दर्शकों को, वो बताएं हाँ कि रूटीन पे कैसे वो कर सकते देखिए, मैं एक पावर को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ लिख देते हैं और रोज़ लिखते हैं तो वो काम हो जाता है। जैसे अगर आप आज से लिखते हैं कि मेरे पास 5 साल के बाद 20 करोड़ रुपया होगा, और आप रोज़ लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक दिन लिख के रख दिया, चिपका दिया कहीं, नहीं, उसको रोज़ लिखना होता है, क्योंकि ये माइंड की ना प्रैक्टिसिंग होती है। जैसे कभी भी कोई इंसान क्रिकेट में ग्राउंड पे मैच खेलने उतरा तो वो प्रैक्टिस बहुत करता है, रोज़ नेट पे खेल रहा होता है, रोज़ कैच कर रहा होता है, रोज़ डाइव्स मार रहा होता है, तो उसकी माइंड रिहर्सिंग होती है। और माइंड को ना रिपीटिशन बहुत पसंद है, जितना रिपीट करोगे वो उस पैटर्न को फॉलो करने लग जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि सही है या गलत है, उसको रिपीट करना पसंद है, क्योंकि रिपीट करके माइंड ना आसान बना देता है उसको। माइंड को कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद नहीं है। तो अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं, किसी भी चीज़ का धन्यवाद देते हैं, इसको हम बेसिकली राइटिंग कह लीजिए, राइटिंग अ नोटबुक एवरीडे। मैं पिछले 4.5 साल से रोज़ लिखता हूँ, और लास्ट ईयर में 342 दिन रोज़ लिखा हूँ। और उससे आपका माइंड उन चीज़ों को फॉलो करने लग जाता है, आपको वही दिखता है, वही, क्योंकि आप माइंड को प्रैक्टिस करा रहे हो कि ऐसे बैट ऐसे आएगा नेट में, तो क्रिकेट के ग्राउंड में भी बैट ऐसे ही आ रहा होगा। क्रिकेट भी तो खेले हो? मैं क्रिकेट भी खेला हूँ थोड़ा बहुत। मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैंने 4 साल ऋषभ पंत के साथ खेला है, और जब 4 में छोटे हुआ करते थे हम, साथ में काफ़ी खेले हैं। खैर वो बीता हुआ कल हो गया है, लेकिन हाँ, मेरे को बहुत मन था कि मैं क्रिकेट में कुछ अच्छा करूँ, बट बिकॉज ऑफ सिचुएशंस ऐसी बन गई कि वो हो नहीं पाया। कहाँ की बात है ये ऋषभ पंत इंडियन पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, IPS, तो हम भी वहाँ पे जाया करते थे, तो उनके साथ खेलना हुआ है। वो पहले भी ऐसे ही छक्के मारते थे एक हाथ से ऐसे। आज भी वो ऐसे ही छक्के मार रहे हैं एक हाथ से ऐसे। मैं तो यही प्रे करूँगा कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और तब मैं काफ़ी मोटा हुआ करता था, तो मेरा उस समय नाम हुआ करता था लाला। तो मुझे लाला के नाम से जानते होंगे, और वो भी अच्छा खेलते थे। एक बार मैं बॉलिंग कर रहा था तो उनने मुझे 6 बॉल में 24 रन मारे थे। अच्छा। लेकिन हाँ, मेरा उनसे अच्छा था, सही बंदे हैं वो। और अब तो खैर इतने बड़े मुकाम पे आ चुके हैं। एक और हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ, अभिमन्यु, वो अब इंडियन टीम में शायद बांग्लादेश में टॉप 15 में थे भी, और वो उनको मुझे पता नहीं कि वो उनको याद होगा नहीं होगा, और तब भी वो बहुत बेहतरीन खेलते थे जब वो छोटे थे। सुरेश रैना और बड़े बड़े पीयूष चावला उनके घर पे आया करते थे, उनकी एकेडमी में। वो बचपन से उनके पिताजी का बहुत था कि ये क्रिकेटर बने, तो अब वो भी टीम में हैं। एक मैं हूँ जो आपके साथ आज बात कर रहा हूँ। और धंधे की बात करते हैं। हाँ, धंधा मतलब बिजनेस। हाँ, और वो तो आपसे अच्छा अभी इस जगह पे कौन समझ सकता है, क्योंकि नए लोगों से मिलना, नए लोगों से जानकारियाँ जुटाना, नए लोगों के पॉडकास्ट देखना, और वहाँ तक पहुँचना जहाँ तक उम्मीदें कायम हैं। तो बेसिकली जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होनी ही है, मतलब बिजनेस मतलब पहला प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि आदमी को लगता है कि यार अब ये बंद कर देना चाहिए। उस कंडीशन पे आदमी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है। उस डिप्रेशन, उस कंडीशन को आप कैसे देखेंगे? मतलब ये अगर आप इस तरह की बात करें कि कोई भी इंसान जो बड़े तबके का बिजनेस कर रहा है वो ऐसे मल्टीपल साइकिल ऑफ डिप्रेशन से जाता ही होगा, क्योंकि चीज़ें इतनी रैपिड होती हैं कि आपको समझ में नहीं आता। एक फंडा है, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट सिंड्रोम। जैसे कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस पे गया और एक समय के बाद आया
तो 6 महीने के बाद है ना वो रियल लाइफ में दिख कुछ समझ ही नहीं पाता, क्योंकि रियल लाइफ में लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि पानी नहीं आया और वो वहाँ स्पेस से आ गया, तो उसको समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है यार, ये क्या क्या बात कर रहे हो, स्पेस में रह के आ गए हैं हम, तुम पानी नहीं आया इस पर लड़ रहे हो। तो जैसे कोई कंपनी किसी की बिक जाती है और उसने नहीं सोचा होता कि ये बिक सकती है, तो कल के दिन वो 400 लोगों की टीम को लीड कर रहा था और आज उसकी कंपनी बिक गई, तो आज वो बेड पे पड़ा है, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे वो डिप्रेशन पे चला गया। साथ ही साथ उसने कोई चीज़ सोची काम करते वक्त और वो चमकी नहीं। जैसे इंस्टाग्राम अगर आप इस्तेमाल करते ही होंगे, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पिवट करा है। पिवट मतलब एक चीज़ जो आपने सोच के चली कि मेरा बिजनेस ऐसे चलेगा, आप उसको छोड़ के दूसरी चीज़ पे चले गए। तो जब इंस्टाग्राम का जो ओनर है माइक, वन ऑफ द ओनर, आई थिंक जित मैं नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ, अपनी वाइफ के साथ बीच में से घूम रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि यार इंस्टाग्राम चल ही नहीं रहा है वो, तो उसने कहा मैं खुद इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती। तो उसने कहा क्यों नहीं करती? अरे इंस्टाग्राम बहुत बोरिंग है यार, इसमें मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही क्या? तो उसने कहा क्या करना चाहिए? उसने कहा मेरे को खूबसूरत दिखाओ, मेरे अलग अलग फ़िल्टर होने चाहिए। तो इंस्टाग्राम उस समय सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए था और वो पिवट कर गया, तो उन्हें फ़िल्टर्स बना दिए और जैसे ही फ़िल्टर्स उन्होंने बनाए वो बहुत जल्दी मिलियन कंज्यूमर्स लेके आ गए। तो उनकी वाइफ ने बताया था कि ऐसे फ़िल्टर दिखाओ कि अलग अलग तरह की खूबसूरती मेरे मुंह पे रहे, तभी तो मैं खुद को लोगों के सामने दिखाऊंगे ना यार कि मैं ऐसा फ़िल्टर है। अब तो फ़िल्टर का ही सारा कल्चर चल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर में एक काबिलियत होती है कि जब वो नेगेटिव हो रहा होता है तब वो इस चीज़ को समझ लेता है कि यहाँ इतना नेगेटिव चला गया, फिर से बाउंस बैक कैसे करना है। जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स रहे होंगे या रहे हैं, जैसे स्टीव जॉब्स, उसमें एक प्राइम एग्जाम्पल। और मैं स्टीव जॉब्स को बहुत मानता हूँ। मैंने स्टीव जॉब्स की जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, बायोग्राफी जो पढ़ी थी, वॉल्टर आइजैक्सन है, बहुत बड़े राइटर, उन्होंने लिखी थी। तो उन्होंने बताया कि स्टीव जॉब्स सिर्फ फ्रूट डाइट पे रहते थे, वो सिर्फ फ्रूट्स ही खाते थे। और एप्पल का भी आइडिया से एप्पल खाते हुए ही आया था कि एप्पल खा रहा था, काटा और बोला कि यही कंपनी क्यों नहीं हो सकती ऐसी। तो फ्रूट डाइट मैंने भी 4 महीने फॉलो करी। तो लोग कहते हैं पागल है यार ये, फ्रूट डाइट फ्रूट्स ही खाता है बस, सुबह भी दिन में भी और रात में सिर्फ फ्रूट्स खाता था मैं। तो मुझे उस आदमी का बाउंस बैक वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि 11 साल के बाद जब कंपनी का शेयर $1 हो गया था, वो फिर आया और फिर कंपनी बना दी। आईपैड से लेके आईपॉड से लेके iMac से लेके सब निकाला और आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी और सबसे ज़्यादा क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। अब वो एयरपॉड्स वाले हम कल्चर यूज़ करते थे, अब एयरपॉड्स आ गए हैं। पहले वो तार वाले आते थे हमारे एयरफोन्स, अब आप देखो वो एयरपॉड्स में से ज्वेलरी टाइप के दिखेंगे आपको, फैशन हो गया है वो। तो वो एप्पल ही लेके आया। और मैंने एक जगह पढ़ाई करी थी, पॉडकास्ट देखा था कि जो एयरपॉड्स का पैसा है वो 4 कंट्री के GDP के बराबर है, सिर्फ एयरपॉड। अच्छा, पूरी एप्पल नहीं, सिर्फ एयरपॉड। तो आप समझो कि किस मैसिव स्केल पे बैठते हैं। उनका इतना कैश है जो US गवर्नमेंट के पास नहीं है, इतना कैश एप्पल के पास पड़ा हुआ है। तो मुझे स्टीव जॉब्स बहुत ही इंस्पायर करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि ये बंदा मार्केटिंग समझा है, कैसे मैं इससे सीख सकूं और भी बेहतर लोगों से, ये जोन रहता है। तो एक समय मैंने वीडियो डाली थी बहुत साल पहले, मेरे बाल ऐसे बड़े बड़े थे, तो मैं स्टीव जॉब्स के बारे में बता रहा था, तो उसमें एक बंदे ने कमेंट करा कि एक समय के लगा कि यही स्टीव जॉब्स है क्योंकि बाल ही मेरे ऐसे थे। तो मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा। तो मुझे स्टीव जॉब्स बहुत इंस्पायर करते हैं और स्टीव जॉब्स की बुक में बार बार महाराज जी नीम करोली बाबा जी के बारे में मेंशन है, तो मैं वहीं से इंस्पायर हुआ तो था, लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं बना था। कनेक्शन हारने के बाद जब मैं गया हूँ उसके बाद ही बना है। आपने ग्राफोलॉजी के बारे में बताएं कि शुरुआत की थी शायद 49 रुपीज़ से जी, और आज एक सिग्नेचर रीडिंग का तकरीबन 500 रुपये आप लेते हैं। हाँ, या उससे ज़्यादा हाँ, लेते हैं। मुझे थोड़ा क्या पता गलती कर। हाँ, मतलब मैंने शुरुआत तो 0 रुपये से करी थी। अच्छा। मैंने एक ऐड चलाया था, उस ऐड में मेरे पास 80 रुपये खर्च करे थे मैंने, और 545 लोग फ्री रीडिंग कराने आए थे 2 दिन में, सैटरडे और संडे में। तो मैंने 545 लोगों को रीडिंग सक्सेसफुली दी थी। और जैसे ही घंटे में 12 बजे, तो उसके बाद जो लोग आए, मैंने बोला तुम्हें पैसे लूँगा। तो उन्होंने कहा कितने लोगे? मैंने कहा इतने रुपये लूँगा। तो कुछ लोग मान गए, उन्होंने पैसे दे दिए। ऐसे कहानी शुरू हुई। 49 रुपये से शुरू करा और मैक्सिमम प्राइस जो आज हम गए हैं, जो हम कनाडा, US और यूरोप में चार्ज करते हैं, वो 3000 रुपये है। 3000 रुपये। हाँ, तो 49 से 3000 रुपये की जर्नी ऐसे रही। तो 49 रुपये से मेरी माँ कहती थी क्या कर रहे थे, क्या ये 50 रुपये से क्या होगा क्या तेरा? अच्छा। तो मैंने अपनी मदर को बताया कि 3000 रुपये भी कोई मुझे पे करता है। तो आज के करीबन मतलब हम इंडिया पे तो अभी मैं 469 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। और उसमें मैं डिटेल्ड एनालिसिस, अनलिमिटेड क्वेश्चन, ये सब कुछ बताता हूँ, शादी को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, फिजिकल हेल्थ को लेके, क्या करियर होगा, बिजनेस आपके लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, और भी तरह तरह के सवाल जो लोगों के आते हैं कि शादी कब होगी, इस तरह की चीज़ें। और 469 रुपीज़ अभी मैं लेता हूँ, और विदेश में मैं 3000 रुपये तक ले पाया हूँ अभी तक। हाँ, तो 3000 रुपये में लेने में माँ क्या कह रही है? 3000 रुपये में मम्मी कहती है कि अब कैसे और क्या बड़ा करोगे इसको, कैसे और करेंगे। तो
अभी ठीक है। वैसे सही बात है कि उनका कहना भी सही था कि 49 रुपये से होगा क्या, हाँ, और लेकिन वहां पर आपका सोचना भी सही था कि एकदम से 3,000 तो नहीं ले नहीं सकते। एकदम से 3,000 रुपये मैं ले ही नहीं सकता यार, मैं लायक ही नहीं था उस वक्त। मैं उस वक्त 49 रुपीज़ के भी शायद लायक नहीं रहूँगा। वो तो मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया, तो वो किसी ने दे दिया, क्योंकि उसके पास एक था कि यार ये आदमी बता रहा है, बहुत अच्छा बता रहा है, इससे ले लो। तो धीरे धीरे वो बात शुरू हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी मदर और फादर में एक चीज़ बड़ी बेहतरीन ऑब्जर्व करी है कि मेरी मदर ना बहुत महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, और मेरे पिताजी बहुत ठहराव वाले हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बीच फंसते नहीं हैं। वो कहते हैं कि यार तुम कितना ही कमा लो, तुम 20% भी नहीं खा पाओगे उसका। कितना ही कमा लो, तुम कितना खा लोगे, आप सोओगे तो यार बेड पे ही ना, पैसों पे थोड़ा ना सो जाओगे। तो मुझे लगता है आई एम दी परफेक्ट अमेलगमेशन में सबसे बेहतरीन समावेश, मतलब वो जो बनता है हमारा, मैं अपनी मदर की महत्वाकांक्षाओं का और अपने फादर के डाउन टू अर्थ होने का बेहतरीन अमेलगमेशन कॉम्बिनेशन हूँ कि मैं अपने मदर से ना उड़ना सीखता हूँ और अपने फादर से ज़मीन पे रहना सीखता हूँ। तो ये दो चीज़ मेरे को लगता है कि मैं अपने माता पिता से फ़िलहाल अभी तक सीख पाया हूँ कि ज़मीन पे कैसे बना रहना है और कितना ऊपर तुम्हें उड़ना है। उड़ना भी बहुत ज़रूरी है लाइक रावण, और ज़मीन पे रहना भी बहुत ज़रूरी है लाइक आपके पास जो भी पैसा आया उसका आप इस्तेमाल कितना कर लोगे, 20%, जो मेरे पिताजी कह रहे हैं। तो 80% कुछ ऐसी जगह लगना चाहिए जहाँ से लोगों की हेल्प हो, उनका काम बने, चीज़ें बने। और मुझे इससे भी बहुत एक्साइटिंग होता है। मेरे घर, कपड़ा, मकान बिल्कुल भी एक्साइट नहीं होता। अगर कोई इंसान आया और मेरे पास लाख रुपया है और वो मेरे को बोले ये एक नया आइडिया है, मैं ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूँ और इससे हम ये कुछ करेंगे, और मुझे आइडिया अच्छा लगा, प्रॉब्लम लगी, तो मैं लाख रुपया लगाने में सेकंड नहीं लगाऊंगा। मैं इस तरह के जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ना कि गोल्ड, घर, कपड़ा, ये वो। ये बाकी लोग हैं मेरे साथ आसपास, वो मुझे बता देते हैं कि ऐसा कर लो, लेकिन मेरा जो मैक्सिमम 90% फंड है या आगे होगा या जो जाएगा, वो सिर्फ ऐसे लोगों पे ही जाएगा जो लोग कल के दिन कुछ नया अलग करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है वो, जो मुझे एक्साइटिंग लगे। 3,000 से जो है 49 से 3,000 तो आ गए, अब इससे आगे बढ़ने का क्या प्लान है? यार अब मुझे ऐसा लगा कि अकेले में नहीं बढ़ सकता, हमें टीम चाहिए और अपने जैसे लोग चाहिए। तो हम अब टीम बनाने के बारे में सोचेंगे। हम अपने कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं, तो जिन लोगों को सस्ते दाम पे सिग्नेचर और फेस सीखना है वो डेफिनेटली सीख सकते हैं। उस पर जो भी मुझे आता है मैं सब कुछ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ महीनों में हम उसका लॉन्च आगे चल के करेंगे। और बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है जेन्युइनली, कि एक लॉयर जब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं और उनके सिग्नेचर देख रहा है, तो उसको अगर नॉलेज है कि ये औरत झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सिर्फ देख के उनके सिग्नेचर्स को समझ के, तो उसके लिए प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है वो। एक एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स में एक फीमेल है जो एक कॉर्पोरेट में काम करती है, वो एक नए इंसान को लेके जब आ रही है, नए एम्प्लॉय को लेके जब आ रही है, तो उसके सिग्नेचर समझ लेगी कि ये कंपनी को फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, जिस भी डोमेन के लिए वो लेके आ रहे हैं। तो उसका यूज़ केस है। यूरोप में 80% कंपनियां ग्राफोलॉजी को यूज़ करती हैं, और बेसिकली हमारे जो हमारे अपने ग्रंथ हैं, महर्षि परशर, वो देवनागरी लिपि में अल्फ़ाबेट्स की स्टडी करा करते थे। एंशेंट में चलता है, ऐसा नहीं कि ये विदेशी है और ये वेस्टर्न सॉइल से आया है। महर्षि परशर इसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोग में से माने गए हैं जिन्होंने स्टडी करा। और अब 1871 के बाद, 1871 के बाद फादर मीको, फादर क्लेगिस और भी लोग आए हैं जिन्होंने उसको उस तरह से साइंस बता दिया। लेकिन एंशेंट इंडियन हिस्ट्री में हमारे जो इंडियन ऋषिज़ हैं उन्होंने सब ने ये चीज़ पढ़ी है, लिखी है, समझी है, जो उस वक्त संस्कृत में देवनागरी लिपि में समझा करते। तो इसका ओरिजिन जो है वो इंडियन में भी है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बाहर से ही आया है, ये इंडिया में पहले से रहा है। राइट, तो यहाँ से शुरुआत होने जा रही है एक नए सफ़र की। हाँ, और अभी मंजिल तो थोड़ा दूर है जी, और जल्दी पास होगी। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप ये, और मैं इसका पार्ट बन पाया हूँ, तो मैं बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छा, मतलब आप समझ लेते हो चीज़ों को कि कब कहाँ क्या करना है, किस तरीके से मार्केट रिवॉर्ड करेगी। छूटी है हमारी, हाँ, जैसे कि प्रिपरेशन मैंने भी की थी थोड़ा कि ये सवाल पूछूंगा, और वो सवाल पूछ ही नहीं पाया हूँ। हाँ, जैसे कोई अच्छा आदमी, अब वो वैसे तो रैपिड फायर चलता है किसी का, वो हमसे हो नहीं पाता हाँ, कि झटपट सवाल बोले और हो गए। लेकिन मैं एक साथ आपको सवाल बता दे रहा हूँ, आप एक साथ मुझे आंसर बता देना। जी, कोई आदमी जो बहुत क्लोज है जिससे सीखने को मिल रहा है, कोई किताब कैसा, कोई चीज़ जो हमारे दर्शकों को पढ़नी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ जिससे हमारे लड़कों को, जो नए युवा हैं, जो
10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए? कोई ऐसी चीज़ अगर आपके मन में है जो आप उन्हें बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से अगर आपको बिज़नेस करना है और अच्छे से बिज़नेस को सीखना है और समझना है तो 0 to 1 तो डेफिनेटली पढ़िए। पीटर थाइल इसके लेखक हैं और पीटर थाइल वो पहले इंसान है जिन्होंने सबसे पहले फेसबुक पे पैसा डाला। फेसबुक उनकी वजह से ही आज फेसबुक बन पाया है। और उससे पहले वो पेपल, जिससे आप विदेश से पैसा यहाँ मंगा सकते हैं, उसके इन्वेंटर रहे हैं। तो 0 to 1 मैंने 9 बार पढ़ी है फ़िलहाल अभी तक, और मुझे वो और पढ़नी है। वो किताब में वो सब कुछ है जो एक बिज़नेस और एक अच्छे सक्सेसफुल बिज़नेस को करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था कि नए बच्चों को क्या सीखना चाहिए। कोई भी एक स्किल, वीडियो एडिटिंग सीखिए, कॉपी राइटिंग सीखिए, ट्रैवल कैसे कर सकते हैं बेहतर तरीके से वो सीखिए, गाइड, ट्रैवल गाइड, ट्रांसलेशन के एक से एक जॉब है, इंग्लिश सीखिए, जर्मन सीखिए, स्पेनिश सीखिए, फ्रेंच सीखिए, कोडिंग सीखिए, और सेल्स एंड मार्केटिंग भी सीखिए। दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन सीखिए ज़रूर से ज़रूर, और कुछ लिखा करिए, रोज़ कुछ पढ़ा करिए। किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी इंसान जो कुछ वजन नहीं उठा रहा या चल नहीं रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, या फिर दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेट नहीं कर रहा, या दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए किताब नहीं पढ़ रहा, आने वाले समय में यूजिंग एआई से आप बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एआई बहुत रैपिड लेवल पे बढ़ने वाला है। तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR VR जिनको हम कहते हैं, ये आपके चीज़ों को क्लैश कर जाएंगे, ख़त्म कर जाएंगे। आपको बस समझना होगा कि कौन सी ऐसी स्किल है जो आप प्रैक्टिस करें, जो मार्केट में आप बेच पाओ और लोग उसको खरीदने के लिए राज़ी हों। तो कुछ ना कुछ बचपन से ही या छोटे समय पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। समय ज़्यादा सोशल मीडिया पे वेस्ट मत करिए। सोशल मीडिया भी करिए, लेकिन कुछ सही चीज़ से करिए। बाकी पॉडकास्ट के लिए बहुत सारे चैनल हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली राज शमानी का जो चैनल फिगरिंग आउट, आप वो देखिए इंडियन लेवल पे, और बाहर पे मास्टर्स ऑफ स्केल जिन्होंने लिंक्डइन करके एक स्टार्टअप बनाया, रीड हॉफमैन, वो चलाते हैं। ज़बरदस्त लेवल पे इस पे लोग आए हैं। मैं इस तरह की चीज़ें देखता रहता हूँ। और ट्रैवल करिए खूब, इंडिया घूमिए कम से कम पैसे में, स्लीपर में घूमिए, कैसे भी घूमिए, और अपने आत्मा पे ज़्यादा बेहतर काम करिए आवरण के कंपैरिजन में। और सिनेमा? और सिनेमा से बहुत लगाव है मेरा। मैं बहुत फिल्में देखता हूँ और मुझे फिल्में बहुत पसंद हैं। मेरी बॉलीवुड में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक लगी हैं वो है तुम्बाड़। मैंने रिसेंटली देखी थी, शायद आपके साथ ही देखी थी फिल्म तुम्बाड़, मुझे बहुत पसंद आई। और धर्म हमने भी साथ में देखी है। धर्म बहुत बेहतरीन मूवी है, पंकज कपूर और पंकज त्रिपाठी की, वो भी ज़रूर देखिए। और ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं बॉलीवुड में भी जो बनी हैं। हॉलीवुड में भी ज़बरदस्त लेवल की फिल्म्स बनी हैं। गॉडफादर देख सकते हैं, शॉशैंक रिडेम्पशन देख सकते हैं, पल्प फिक्शन देख सकते हैं, जो आपके होराइजन को वाइडर करेंगे। आप देखेंगे कि डायरेक्टर कैसा होता है। टैक्सी ड्राइवर भी उसमें से एक फिल्म है जो आप देख सकते हैं। और मेरा तो एम्बिशियस टारगेट है यार, आज से 10-20 साल बाद एक फिल्म बनाई जाए। अच्छा। और एक इंसान है, इनको ज़रूर सुनिए। 18 साल की उम्र में इन्होंने कभी सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की लिख दिया था। इस नेम इज़ आनंद गांधी, तुम्बाड़ के राइटर हैं, और उन्होंने बॉलीवुड की मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स बनाई हैं। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपका नज़रिया या तो बदल जाएगा या फिर आपको कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम लगेगी। इस फिल्म का नाम है शिप ऑफ थीसिस। इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर देखिए, बार बार देखिए। या तो आपको ये बिल्कुल ही बेकार लगेगी या फिर ये आपकी चीज़ों को बदल सकती है। शिप ऑफ थीसिस इसका नाम है। और आनंद गांधी को सुनिए। आनंद गांधी ज़बरदस्त लेवल पे इंसान है। आप तो पॉलिटिक्स में खुद बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इनका गेम है शासन, 5,000 रुपये का आता है एक बॉक्स में, और वो इंसानियती फितरत, पॉलिटिक्स, पॉलिसी से डील करता है। बार बार अपने अंदर के इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मैंने भी वो नहीं खेला है, लेकिन मैं उसको जल्दी मंगाने वाला हूँ। आप भी मंगाइए, शासन करके उस गेम का नाम है। और अच्छी बात ये कि मेरे फादर, हम सब यहीं पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तो कल के दिन अगर हम कुछ अच्छा कर पाए तो हम पहाड़ के लिए ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। मुझे कुछ चीज़ें बहुत एक्साइटिंग लगती हैं। मुझे पता है कि उत्तराखंड की जो ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। देखो, रिजॉर्ट तो हर कोई खोल लेगा, रिजॉर्ट खोलने में कोई साइंस बड़ी लगती नहीं है, बहुत आसान काम है। लेकिन बहुत अच्छे लोग यहाँ पे पहाड़ में काम कर रहे हैं। एक पीसी नूड करके स्टार्टअप है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। आर्ट में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पांडवास उसमें से एक हैं। गुंजन डंगवाल जी अब नहीं रहे, उनका गाना है पहाड़ी अकपेला, ज़बरदस्त लेवल की क्रिएशन है वो। और साथ ही साथ बारोमासा, वो भी एक ज़बरदस्त लेवल का काम कर रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे पहाड़ में कुछ हम कर पाएँ, एक्टिवली कर पाएँ। पैसिवली करने का मेरे को कोई मन रहता नहीं है कि पैसा लगा दिया, ये कर दिया। एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पहाड़ के लोगों के लिए। और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे साथ।
और आप तो बेहतरीन है, ये पगडंडी वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स ऑफ उत्तराखंड आप चला रहे हैं खुद ब खुद। आप पहाड़ी ज़मीन, पहाड़ी की ज़रूरतों को समझते हैं, तो कुछ ऐसा हम कर पाएँ आगे चल के पहाड़ के लिए, जो पहाड़ को आगे बढ़ाए, पहाड़ को गिरने ना दे, स्टेबल करे। सिर्फ रिजॉर्ट बना के नहीं, पहाड़ के साथ खेल के नहीं, कुछ ज़मीनी स्तर पे वो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेनका के गांव में हमें रोड लेके जाएंगे। वो लास्ट में जाते जाते एक चीज़ बता दीजिए कि स्क्रॉलिंग का कोई उपाय है कि छूट जाए आदमी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी ये है, मेरे साथ के भी कुछ स्टाफ के लोग हैं तो रील्स बहुत देख रहे हैं। हाँ, कोई ऐसी दवा है जिससे वो बाहर आ पाए? यार जिस तरह से रील्स लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टेंट तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, और सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं जो मार्केट में चल रही हैं बागेश्वर धाम, इंस्टेंट सॉल्यूशन देते हैं वो चीज़ों को लेके, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो इंस्टेंट वाली नहीं है, इंस्टेंटली कुछ होता ही नहीं है। अगर आप रात को फ़ोन 1 घंटा यूज़ कर रहे हैं तो 50 मिनट करिए, 10 मिनट से पहले 10 मिनट का आराम ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 घंटे से 10 मिनट पे ले आओ, नहीं हो पाएगा आपसे। अगर आप 1 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन को तो 50 मिनट ही करिए, और 10 मिनट में या तो कुछ लिख लो, कोई किताब पढ़ लो, या कोई फिल्म देख लो बेहतरीन, जो आपके पर्सपेक्टिव को वाइड करे। जैसे हाल फिलहाल में हमने एक फ़िल्म देखी, लास्ट स्ट्राडा, ज़बरदस्त लेवल की फ़िल्म थी। पहली फ्रेंच फिल्म्स में से एक है वो, या वो डायरेक्टर की पहली फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है लेकिन बेहतरीन फिल्म है। तो ऐसा कुछ कर लो, 50 मिनट करो 1 हफ्ता, फिर 1 हफ्ते के बाद उसको 45 मिनट या 40 मिनट करो, ऐसे धीरे धीरे ड्रॉप करो। धीरे धीरे ये चीज़ें बनती हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें ही हटती हैं, तो ऐसे ही हटेंगी, और स्क्रॉलिंग ऐसे ही हटेगी मेरे हिसाब से। तो अगर आपको पता है कि मैं 2 घंटे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो उसको 2 घंटे से 1 घंटा 50 मिनट पे ले आइए, और धीरे धीरे उसको कम करते जाइए, हफ्ते भर हफ्ते। धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लग जाएगा। जैसे मैं रात को अपने सेशन के बाद फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और सुबह जिम के बाद ही फ़ोन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि फ़ोन तो ख़राब कर रहा है चीज़ें। बाकी खूब पढ़ाई करिए, खूब करते में जाइए, खूब पैसे वेस्ट करिए, खूब लड़खड़ाइए, खूब गिरिए, खूब जितना हो सकता है मेल फीमेल से बात करें, फीमेल मेल से बात करें। दिल टूटेगा, प्यार करोगे, नहीं समझ में आएगा तो और फ़ायदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको आना चाहिए कि एक फ़ीमेल को कैसे ट्रीट करते हैं। फीमेल के साथ आदमी झुकता है, बेंड होता है, वरना अपनी अकड़ में चल रहा होता है कि नहीं मैं तो मैं हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिश्तों को भी समझें कि कैसे एक फ़ीमेल अगर खाना बना सकती है, झाड़ू पोछा कर सकती है, तो आप भी प्याज काट सकते हो, या बर्तन धो सकते हो, या नल खोल सकते हो, या उसके साथ एटलीस्ट खड़ा रह सकते हो। ये बहुत ज़रूरी स्किल सेट है जो पढ़ाई के साथ साथ आप समय में आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगे, तो ये ज़रूर करें। और खूब गालियाँ सुने अपने घर वालों की, खूब मतलब खूब गिरें, ऐसा नहीं कि सेफ़ चलें। खैर हमारे पहाड़ में तो कल्चर है सरकारी नौकरी का, और लोग सेफ़ साइड ढूंढते हैं, पर मैं सेफ़ बिल्कुल भी गाइड नहीं करना चाहता। आप खूब दिक्कतों के साथ अपने जीवन को, खासकर अपने 20s को बिताएं, तो दैट 30, 40, 50 पूरा सुखमय हो। आप घूमें विदेश में, और बिल्कुल मिनिमम लेवल पर, देखें कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और आगे भी ऐसे ही मुलाकातें होते रहेंगी। जी बिल्कुल। और लौटिए पहाड़ जल्द, और अपने हिस्से का पहाड़ आप भी बचाइए और हम भी बजाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।